गेम का सुल्तान में अब आगे सुनिए, रिया का न्योता और शक के घेरे में शेर। आज के इस बदलते और खौफनाक दौर में जहां आसमान से मौत बरसती थी और जमीन के नीचे से दानव निकलते थे, प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट की ट्रेनिंग कोई शौक नहीं रह गई थी। यह फेडरेशन के एजुकेशन सिस्टम का सबसे जरूरी और अहम हिस्सा बन चुकी थी। हर स्कूल, हर कॉलेज का बस एक ही मकसद था, इंसानियत को बचाने के लिए ऐसे योद्धा तैयार करना जो डायमेंशनल जोन्स के राक्षसों की आंखों में आंखें डालकर मौत का खेल खेल सके। इसीलिए विक्रमगढ़ हाई स्कूल में ग्रेजुएशन एग्जाम का मतलब सिर्फ गणित या इतिहास के पेपर पास करना नहीं था। आम सब्जेक्ट्स के अलावा यहाँ एक स्पेशल कॉम्बैट टेस्ट भी होता था जो छात्रों की असली हैसियत तय करता था। हालांकि ये कॉम्बैट टेस्ट बच्चों का खेल नहीं थे, ये बेहद खतरनाक होते थे, जहां एक छोटी सी गलती का मतलब था खून बहना या हड्डियां टूटना। इसीलिए फेडरेशन ने हर स्टूडेंट के लिए इसमें हिस्सा लेना जरूरी नहीं किया था। इसके नंबर भी ग्रेजुएशन के फाइनल स्कोर में नहीं जुड़ते थे। यह टेस्ट पूरी तरह से आपकी मर्जी और आपकी हिम्मत पर निर्भर था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पिछले 10 सालों में दुनिया बहुत तेजी से बदल चुकी थी। देश के ज्यादातर बड़े, नामी और टॉप क्लास कॉलेज अब एडमिशन के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि कॉम्बैट टेस्ट के स्कोर को भी सबसे पहले देखते थे। और जाहिर सी बात है, अगर आपको भविष्य में डायमेंशनल जोन से जुड़ी कोई इज्जतदार और करोड़ों की कमाई वाली नौकरी चाहिए थी, जैसे कि प्रोफेशनल हंटर, रिसर्चर या फेडरेशन का सिपाही, तो कॉम्बैट टेस्ट का एक बेहतरीन स्कोर ही वो इकलौती चाबी थी जो उस सुनहरे दरवाजे को खोल सकती थी। आर्यन इस पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान था जो एक बहुत ही गहरे राज्य के साथ जी रहा था। वो जानता था कि उसके पास जो जादुई फोन है, उसकी मदद से वो अपने बिस्तर पर मजे से लेटकर डायमेंशनल क्रिस्टल्स हासिल कर सकता था। उसे अपनी जान जोखिम में डालकर, पागलों की तरह खून बहाकर उन खौफनाक डायमेंशनल जोन्स में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी आर्यन ने काफी सोच समझकर कॉम्बैट टेस्ट देने का और किसी अच्छे ट्रेनिंग वाले टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का पक्का फैसला किया था। इसके पीछे उसका एक बहुत ही शातिर और मास्टरमाइंड प्लान था। अगर मैं खुद को डायमेंशनल जोन के काम से पूरी तरह अलग रखूंगा, एक आम इंसान की तरह नौकरी करूंगा, तो मेरे पास डायमेंशनल क्रिस्टल हासिल करने का दुनिया को दिखाने के लिए कोई बहाना या ऑफिशियल जरिया नहीं होगा। आर्यन अक्सर अपने दिमाग में इस बात की कैलकुलेशन करता था। ऐसे में जब मेरी ताकत रातों रात तेजी से बढ़ेगी, मेरी स्किल्स दुनिया के सामने आएंगी, या भविष्य में जब मेरे पास कोई खतरनाक साथी जानवर आ जाएगा, तो लोगों को और खासकर फेडरेशन को मुझ पर बहुत बड़ा शक हो जाएगा। मैं उन्हें कभी यह समझा नहीं पाऊंगा कि मेरे पास ये करोड़ों के खजाने कहां से आए। वो मुझे किसी लैब के चूहे की तरह पकड़ लेंगे और मेरे राज उगलवाने के लिए मेरी बोटी बोटी काट देंगे। आर्यन के दिमाग में बॉलीवुड का वो मशहूर डायलॉग एकदम फिट बैठता था। स्मार्टनेस इसमें नहीं कि तुम क्या कर सकते हो, स्मार्टनेस इसमें है कि तुम क्या छुपा सकते हो। उसे अच्छी तरह पता था कि सबसे बड़ी आड़, सबसे सुरक्षित जगह वो होती है जो सबके सामने हो। अगर हीरो की एक बड़ी सी खान में एक अकेला हीरा पड़ा हो, तो वो किसी का ध्यान नहीं खींचता। वैसे ही वो भी शिकारियों और टॉप योद्धाओं की भीड़ के बीच रहकर एक हंटर का टैग लगाकर अपनी असलियत छुपा सकता था। आर्यन डायमेंशनल जोन के नर्क में अपनी जान तो दांव पर नहीं लगाना चाहता था, लेकिन उसे एक ऐसे सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल नौकरी की सख्त जरूरत थी जो इन मामलों से जुड़ी हो, ताकि जब वो भविष्य में ढेरों लेजेंडरी क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करे तो कोई उस पर शक करने की जरूरत ना करे। कॉम्बैट टेस्ट का एक बहुत ही सख्त नियम था। यह टेस्ट अकेले नहीं, बल्कि 4 लोगों की टीम में होता था। इसमें सिर्फ आपकी पर्सनल लड़ने की ताकत काम नहीं आती थी, बल्कि टीम वर्क, लीडरशिप, एक दूसरे पर भरोसा और मुश्किल वक्त में लिए गए फैसलों का भी बहुत बड़ा हाथ होता था। अगर कॉम्बैट टेस्ट में कोई अकेला लड़का अपनी टीम के बाकी साथियों को मरने के लिए छोड़कर खुद आखिर तक बच भी जाता, तो भी उसके स्कोर पर बहुत बुरा असर पड़ता। फेडरेशन को अकेले लड़ने वाले हीरो नहीं,
बल्कि टीम को साथ लेकर चलने वाले लीडर चाहिए थे। एक समय था जब विक्रमगढ़ हाई स्कूल के कोने कोने में आर्यन के नाम का डंका बजता था। हर कोई, हर टीम का लीडर उसके आगे पीछे घूमता था ताकि वो किसी तरह उनकी टीम में शामिल हो जाए। लेकिन वो गुजरे जमाने की बात थी। पिछले एक महीने में उस खौफनाक हार के बाद आर्यन ने जो अपनी इमेज और इज्जत की मिट्टी पलीद की थी, वो किसी से छुपी नहीं थी। क्लास में सोना, गेम खेलना, प्रैक्टिस छोड़ देना, अब तो लोग उसकी काबिलियत पर थूकने लगे थे। अगर आज के वक्त में कोई आम स्टूडेंट भी उस पर तरस खाकर उसे अपनी टीम में लेता तो भी समझ में आता। लेकिन रिया वर्मा, विक्रमगढ़ की क्वीन, जिसके पास पूरे शहर के कॉम्बैट टेस्ट में फर्स्ट आने का सबसे सुनहरा मौका था, वो खुद चलकर इस बर्बाद हो चुके आर्यन को अपनी टीम में लेने आई थी। यह बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। आर्यन अपनी काया साधना की अंधी मेहनत की वजह से मशहूर हुआ था। लेकिन अगर असल ताकत और लेवल की बात करें तो विक्रमगढ़ हाई स्कूल में आज कुछ और भी ऐसे अमीर घरों के लड़के थे जिन्होंने प्राइमोर्डियल एनर्जी हासिल कर ली थी। हालांकि उन्होंने आर्यन की तरह अपने शरीर को तपाकर यह ताकत नहीं पाई थी, बल्कि उन्होंने अपने बाप के पैसों के दम पर महंगे प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके ये मुकाम हासिल किया था। इसीलिए आर्यन को रिया का ये न्योता किसी जाल से कम नहीं लग रहा था। तुम मुझे अपनी टीम में क्यों ले रही हो? आर्यन ने अपनी जगह से हिले बिना अपनी आंखों में एक गहरी दिलचस्पी लाते हुए रिया से सीधा सवाल पूछा। रिया और आर्यन की नजरें टकराईं। रिया की आंखें किसी पहाड़ी झरने की तरह साफ, गहरी और एकदम स्थिर थीं। उनमें किसी भी तरह का कोई मजाक या तरस नहीं था। मैं कॉम्बैट टेस्ट में विक्रमगढ़ का सबसे बेहतरीन और सबसे ऊंचा स्कोर लाना चाहती हूँ। मैं फर्स्ट आना चाहती हूँ। इसलिए मुझे एक ऐसे मजबूत साथी की जरूरत है जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और वो ताकत, वो आग मुझे तुम्हारे अंदर दिखाई देती है। रिया ने बहुत ही शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। आर्यन ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम शायद एक महीने पहले वाले आर्यन की बात कर रही हो, है ना? अब तो मैं एक बुझा हुआ दिया हूं। रिया की चमकती आंखें आर्यन को ऐसे घूर रही थीं, जैसे वो उसके अंदर तक झांक रही हो। उसने मजबूती से कहा, हीरो वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, हीरो वो है जो गिरकर फिर खड़ा होता है। मेरी नजर में आर्यन आर्यन ही है। वो कभी नहीं बदला। लोगों को जो भौंकना है भौंकने दो। इस पूरे विक्रमगढ़ हाई स्कूल में आज भी, हाँ, आज भी तुम ही अकेले वो शख्स हो जिसे मैं अपनी टक्कर का, अपने लेवल का मानती हूँ। आर्यन अंदर से थोड़ा चौंक गया। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विक्रमगढ़ की यह घमंडी और ताकतवर लड़की उसके बारे में आज भी इतना ऊंचा सोचती है। उसके दिल में एक अजीब सी अनकही हलचल होने लगी। किसी ने इतने दिनों बाद उस पर ऐसा विश्वास दिखाया था। अगर ऐसा है तो फिर अंजलि क्या थी? आर्यन ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा। हालांकि उसे अंजलि के हाथों मिली उस एक झटके की हार की अब कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वो यह मानता था कि अंजलि नाम की वो लड़की उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थी। रिया ने एक ठंडी सांस भरी, जैसे वो इस सवाल का ही इंतजार कर रही थी। मैंने कहा ना, इस विक्रमगढ़ हाई स्कूल में अंजलि कभी हम में से थी ही नहीं। रिया की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। उसने आर्यन के और करीब आकर धीमी आवाज में कहा, और वैसे भी वो यहाँ ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं देगी। क्या मतलब? आर्यन सच में हैरान रह गया। तुम्हें नहीं पता, वो तो स्कूल छोड़कर भी जा चुकी है। रिया एक पल रुकी। उसने अपने बालों को पीछे किया और फिर गहराई से बोली, मैं नहीं जानती कि अंजलि कहां से आई थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, लेकिन लड़ाई के दौरान मैंने उसकी हरकतों को बहुत करीब से एनालाइज किया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो मॉर्टल लेवल की हद को पार कर चुकी है। इस उम्र में, 16 साल की उम्र में उस खौफनाक लेवल तक पहुंचना, इसका मतलब साफ है कि वो फेडरेशन के किसी बहुत बड़े, बहुत ही ताकतवर और अमीर खानदान से होगी। वो कोई आम लड़की नहीं थी। रिया ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा, और उसकी उस दानवी ताकत को देखते हुए
उसे इस छोटे से शहर के स्कूल में आकर तुम्हें चैलेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसका यहाँ अचानक एक ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आना, तुम्हें सबके सामने पूरी तरह हराना, तुम्हारी इमेज को मिट्टी में मिलाना और फिर अचानक स्कूल छोड़कर रातों रात गायब हो जाना। आर्यन, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ किसी खास मिशन पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हराने और तुम्हारी हिम्मत तोड़ने के लिए ही आई थी। मुझे तो कभी कभी लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो और तुम्हारा कोई बहुत पुराना और गहरा झगड़ा है। आर्यन का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने इस पूरे हादसे के बारे में पहले कभी इस नजरिए से इतना गहराई से सोचा ही नहीं था। वो तो बस इसे अपनी एक छोटी सी हार मानकर आगे बढ़ गया था। लेकिन अब रिया की बात सुनने के बाद उसके दिमाग की कड़ियां जुड़ने लगी। रिया बिल्कुल सही कह रही थी, पर वो इस बात को लेकर 100% पक्का था कि उसने अपनी जिंदगी में अंजलि नाम की उस लड़की की शक्ल पहले कभी नहीं देखी थी। तो फिर दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं उठता। ये कैसे हो सकता है? बिना आग के धुआं नहीं उठता। लेकिन मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है। आर्यन ने अपनी यादों पर जोर डालने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। रिया ने आर्यन को उलझन में देखकर इस टॉपिक को वहीं खत्म कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा, तो तुम्हारा फाइनल जवाब क्या है? क्या तुम मेरी टीम का हिस्सा बनोगे? आर्यन ने रिया के उस कॉन्फिडेंस को देखा और मन ही मन मुस्कुराया। यह उसके मास्टर प्लान के लिए एकदम परफेक्ट शुरुआत थी। जब किस्मत खुद दरवाजा खटखटा रही हो तो कुंडी नहीं लगानी चाहिए। आर्यन ने कंधे उचकाते हुए अपनी वही पुरानी बेपरवाह मुस्कान के साथ कहा, जब तुम जैसी पावरफुल और स्मार्ट लड़की खुद मुझे अपनी टीम में ले रही है तो भला मैं क्यों मना करूंगा? मैं तैयार हूं। तो फिर डील पक्की हुई। रिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो उस पर बहुत झंझ रही थी। मैंने बाकी के 2 साथी भी ढूंढ लिए हैं। आज से हम चारों दोपहर की ट्रेनिंग क्लास में एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। कॉम्बैट टेस्ट में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और हमें यह पक्का करना होगा कि लड़ाई के मैदान में हमारा टीम वर्क और तालमेल किसी मशीन की तरह एकदम परफेक्ट और बिना किसी चूक के हो। रिया ने अपनी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच देखी और आर्यन से कहा, चलो ट्रेनिंग क्लास शुरू होने वाली है, बाकी लोगों से भी मिल लो। आर्यन अपनी जेब में रखे फोन को थपथपाते हुए रिया के साथ चल पड़ा। स्कूल के गलियारों से गुजरते हुए हर किसी की नजर उन दोनों पर थी। लोग फुसफुसा रहे थे, विक्रमगढ़ की रानी और स्कूल का सबसे बड़ा नालायक एक साथ, ये क्या मजाक है? लेकिन आर्यन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में बस अपनी वज्र मुष्टि की वो खौफनाक ताकत गूंज रही थी। दोनों स्कूल के पीछे बने एक बहुत ही बड़े और हाई टेक ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे। वहां पहले से ही 2 लड़के पसीना बहा रहे थे। एक था युवराज, जो शरीर से किसी बाहुबली जैसा मजबूत और शांत था। दूसरा था विशाल, जो थोड़ा दुबला लेकिन फुर्तीला था और जिसकी आंखों में हमेशा एक चालाकी और घमंड दिखाई देता था। जब युवराज और विशाल ने अपनी लीडर रिया को उस हारे हुए आर्यन के साथ वापस आते देखा तो उनके हाथों की हरकतें वहीं रुक गईं। वे दोनों पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्हें पता था कि रिया अपने चौथे और आखिरी साथी को ढूंढने गई है, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो विक्रमगढ़ के इस सबसे बड़े लूजर को लेकर आएगी। जैसे ही उन्हें पता चला कि वो आर्यन ही उनका चौथा साथी है, तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वे सब आर्यन के पिछले 1 महीने के कारनामों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे। ट्रेनिंग कोई खेल नहीं था और लड़ाई की ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं। यह एक ऐसी चीज है जिसे अगर कुछ दिन भी छोड़ दो तो इंसान खत्म हो जाता है। रोज पसीना बहाने के बाद भी असल लड़ाई के मैदान में पलक झपकते मौकों को पकड़ना मुश्किल होता है। कुछ दिन प्रैक्टिस छोड़ने से ही इंसान के रिफ्लेक्सेस धीमे पड़ जाते हैं। और आर्यन ने तो 1 महीने से ज्यादा समय से प्रैक्टिस का नाम तक नहीं लिया था। वो पूरी तरह से गेमिंग और सोने में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी पीला और बीमारों जैसा लग रहा था। यह लगभग तय था
कि उसकी लड़ने की काबिलियत जमीन में धंस चुकी होगी। विशाल के नजरिए से यह ठीक एक प्रोफेशनल बॉक्सर की तरह था। अगर कोई चैंपियन बॉक्सर कुछ महीनों के लिए रिंग छोड़ दे और शराब कबाब में डूब जाए, तो उसे वापस मैचों में लड़ने के लिए महीनों की कड़ी ट्रेनिंग और रिकवरी चाहिए होती है। कोई भी बिना कुछ किए ज्यादा ताकतवर नहीं बनता, बल्कि कमजोर ही होता है। ग्रेजुएशन एग्जाम और कॉम्बैट टेस्ट में अब नाम मात्र का समय बचा था, और अगर आर्यन अब वापस ट्रैक पर आता भी, तो भी उसके लिए अपनी पुरानी लड़ने की ताकत वापस पाना नामुमकिन था। रिया। विशाल ने आगे बढ़ते हुए अपनी नाक रगड़ी और एक बहुत ही कड़वे और बनावटी अंदाज में कहा, यह मत कहना कि हमारा चौथा साथी आर्यन है। यह कोई मजाक चल रहा है क्या? या तुम कोई चैरिटी का काम कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही विशाल। आर्यन ही हमारा चौथा साथी होगा और यह मेरा फाइनल फैसला है, रिया ने पूरी गंभीरता और लीडरशिप वाले टोन में कहा। विशाल ने रिया को देखा और फिर ऊपर से नीचे तक आर्यन को बहुत ही हिकारत भरी नजरों से घूरा। उसने आदत के अनुसार अपनी नाक रगड़ी और बोला, रिया, हम सब जानते हैं कि आर्यन एक वक्त पर कितना टैलेंटेड और काबिल था, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने 1 महीने से ज्यादा से ट्रेनिंग नहीं की है। उसके शरीर में अब जंग लग चुका है। विशाल ने आर्यन की तरफ देखकर एक ताना मारते हुए कहा, अगर ये भाई साहब अब ट्रेनिंग शुरू भी करते हैं, तो भी इनके लिए अपना पुराना लेवल वापस पाना इस जन्म में तो मुश्किल है। हमारा लक्ष्य विक्रमगढ़ सिटी के कॉम्बैट टेस्ट में फर्स्ट आना है, कोई पिकनिक मनाना नहीं। मुझे नहीं लगता कि आर्यन इस भारी जिम्मेदारी के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है। यह हमारी पूरी टीम को ले डूबेगा। विशाल ने अपना असली पत्ता खोलते हुए रिया से कहा, क्यों ना हम ऐसा करें? मेरी करण सिंह से थोड़ी जान पहचान है, वो अभी फॉर्म में है और उसकी ताकत भी अच्छी है। अगर तुम्हें उसे बुलाने में अजीब लग रहा है, तो मैं उसे न्योता दे दूंगा। उसे हमारी टीम में होना चाहिए, ना कि इस आउटडेटेड मॉडल को। क्या कहती हो? ग्राउंड में एक गहरी और भारी खामोशी छा गई। रिया की आंखें गुस्से से सिकुड़ने लगीं, लेकिन इससे पहले कि वो विशाल को कोई कड़क जवाब देती, आर्यन, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने विशाल की आंखों में सीधा देखते हुए एक ऐसा डायलॉग मारा जिसने वहां मौजूद हवा का तापमान बढ़ा दिया। जंग तलवार को लगता है मेरे दोस्त, उसके चलाने वाले के इरादों को नहीं। शेर के मुंह में खून लग जाए तो वो घास नहीं खाता, और तुम जिस आउटडेटेड मॉडल की बात कर रहे हो ना, वो जब मैदान में उतरेगा तो तुम्हारे नए मॉडल्स के पुर्जे ढीले हो जाएंगे। आर्यन के इन शब्दों में एक ऐसा खौफनाक और भारी आत्मविश्वास था जिसे सुनकर विशाल की बोलती बंद हो गई और युवराज भी हैरान रह गया। आर्यन के शरीर में अब वज्र मुष्टीन की असीम ताकत दौड़ रही थी। पिक्चर अब भी बस शुरू हुई थी और इस टीम का असली घमासान अभी बाकी था।